और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है आरंट यू गोइंग टू बी अ हाशिरा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें पता चला था कि मुजान की कभी तो योरिची से लड़ाई हुई थी, जिसमें योरिची ने मुजान को लगभग मार ही डाला था। इसीलिए मुजान आज भी योरिची से बहुत डरता है। और जब तांजीरो ने हिनोकामी कागुरा अटैक किया था, तब सेकिडो को तांजीरो के अंदर योरिची की छवि नजर आई थी। खैर, तांजीरो अपने अटैक से एक ही बार में तीनों डीमंस के सिर काट देता है और देखता है कि गेन्या ने चौथे डीमन का सिर भी उखाड़ लिया है। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि अब गेन्या भी बिल्कुल डीमन की तरह दिख रहा था। इसीलिए तांजीरो उसके करीब नहीं जाता। तभी काराकू जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि तांजीरो के अटैक से उसे दर्द हो रहा था और उन्हें हील होने में भी टाइम लग रहा था। सेकिडो उस पर गुस्से में चिल्लाता है कि रोना बंद करो, हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। अब तांजीरो को एक बात तो समझ आ गई थी कि इन चारों का गला एक साथ काटने पर भी इनकी मौत नहीं होगी, जैसा ग्यूटारो और डाकी के साथ हुआ था। यानी इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तभी तांजीरो को नेजुको की याद आती है और वो उसे मलबे से बाहर निकाल लेता है। अब तांजीरो को याद आता है कि कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन उसे एक पांचवे डीमन की स्मेल भी आई थी। यानी कि इन चारों के अलावा एक डीमन और है जिसके अंदर इन चारों की जान बसी होगी। अब तांजीरो कुछ करता उसके पहले गेन्या यहाँ आकर उसका गला दबाने लगता है और गुस्से में कहता है कि ज्यादा होशियार मत बनो, मैं इस अपर मून डीमन को मारूंगा। तांजीरो उसे कहता है कि तुम्हारे मुंह से झाग निकल रहा है और तुम मेरा गला क्यों दबा रहे हो। गेन्या आगे बोलता है कि तांजीरो ने अकेले अपर रैंक 6 को नहीं हराया था, इसीलिए वो हाशिरा नहीं बना, लेकिन गेन्या अकेले इस डीमन को मार के हाशिरा जरूर बनेगा। अब ये सुनकर तांजीरो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं और नेजुको तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ एक पांचवा डीमन भी है, मैं उसे ढूंढता हूँ और फिर तुम उसे मार देना। तांजीरो का निस्वार्थ भाव देखकर गेन्या बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इधर सभी क्लोन्स हील हो गए थे। सेकिडो इन पर बिजली का झटका देता है, जिससे ये बच जाते हैं। तांजीरो अब गेन्या से बोलता है कि मैं पांचवा डीमन मिलते ही तुम्हें बता दूंगा। तब तक उसे इन बाकी डीमंस को उलझाए रखना होगा और वो नेजुको पर अटैक ना करे, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन है। जो सुनकर नेजुको हाथ उठा देती है। अब गेन्या उरोगी पर फायर करता है, वहीं नेजुको काराकू से लड़ती है, जो कि उस पर हवा के झोंके से अटैक कर देता है। ये झोंका तांजीरो को भी जाकर लगता है और इसकी वजह से यहाँ जो हॉट स्प्रिंग की खुशबू फैली थी वो हट जाती है। अब तांजीरो पूरा ध्यान लगाता है और उसे पांचवे डीमन की सेंट आ जाती है, जो कि पास ही की किसी झाड़ी से आ रही थी। हम इस छुपे हुए पांचवे डीमन को देखते हैं, जो कि हांटेंगु की मेन बॉडी के जैसा ही दिख रहा था और बहुत डरा हुआ था। वो सोचता है कि उसके चारों क्लोन्स जरूर उन डीमन स्लेयर्स को मार देंगे। अब तांजीरो गेन्या से चिल्लाते हुए कहता है, वो पांचवा डीमन जंगल में है और झाड़ियों में छुपा हुआ है। अब सेकिडो गुस्से में दोनों को बिजली का झटका देता है। अब गेन्या तुरंत जंगल की ओर भागने लगता है। तांजीरो बाकी डीमन से लड़ रहा था। तांजीरो नेजुको से भी कहता है कि वो गेन्या की मदद करे और सेकिडो को उस पर बिजली अटैक करने से रोके। अब काराकू तांजीरो के पीछे से आकर उस पर विंड अटैक करता है और तांजीरो उड़ते हुए एक पेड़ को पकड़ लेता है। सेकिडो उस पर बिजली गिराने वाला था। नेजुको उसे रोकने जाती है तो आजेत्सु अपना भाला उसके अंदर घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ ग्योक्को ने अब भी मुइचिरो को अपने पानी वाले जाल में फंसाया हुआ था। मुइचिरो चारों तरफ से उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मुइचिरो को ऐसे मरता हुआ देख ग्योक्को को बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन मुइचिरो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। इधर आजेत्सु अपना भाला पेड़ में घुसा देता है, जिससे नेजुको फंस जाती है। अब सेकिडो नेजुको को मारने ही वाला था, लेकिन तभी तांजीरो अपनी लाल तलवार से सेकिडो का हाथ काट देता है। सेकिडो को यकीन नहीं होता कि ना सिर्फ तांजीरो पहले से ज्यादा तेज बल्कि ताकतवर भी हो गया है। इसके बाद तांजीरो उरोगी का भी पंख और मुंह काट देता है। इधर नेजुको भी आजेत्सु को पकड़ती है और अपने ब्लड से उसमें आग लगा देती है। लड़ाई के बीच भी तांजीरो गेन्या को दिशा बता रहा था, लेकिन इतना ढूंढने पर भी गेन्या को वो पांचवा डीमन नहीं मिलता है। गेन्या को लगने लगता है कि कहीं ये पांचवा डीमन गायब तो नहीं है और मैं उसे देख नहीं पा रहा। इधर काराकू तांजीरो को खींचकर लात मारता है।
तांजीरो फिर भी चिल्लाता है कि गेन्या राइट में नीचे की ओर देखे। गेन्या नीचे देखता है और उसे हानटेंगू मिल जाता है, जिसने छुपने के लिए अपना साइज एक चूहे के बराबर कर लिया था। गेन्या को यकीन नहीं होता कि ये चिरकुट डीमन उन सारे क्लोन्स को कंट्रोल कर रहा है। हानटेंगू तेजी से यहाँ से भागने लगता है और गेन्या उसका पीछा करते हुए सोचता है कि वो चारों डीमंस इतने ज्यादा पावरफुल हैं और ये चिरकुट यहाँ छुपा बैठा है। अब उसे समझ आ रहा था कि इतने सारे डीमन स्लेयर्स मारे क्यों जाते हैं। अब गेन्या गुस्से में हानटेंगू की गर्दन काटने लगता है, लेकिन उसकी तलवार के ही टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी शॉटगन से उस पे फायर करता है, लेकिन उससे भी हानटेंगू को खरोच तक नहीं आती। गेन्या उसकी ये शक्ति देखकर हैरान रह जाता है और तभी उसे महसूस होता है कि सेकिडो अपने भाले से उसे मारने आ गया है और गेन्या अब नहीं बच सकता। सेकिडो सीधे उसकी गर्दन पर मारेगा, जिसे गेन्या रीजनरेट नहीं कर सकता और उसकी मौत हो जाएगी। अपने आखिरी समय में गेन्या अपने बड़े भाई सानेमी के बारे में सोचता है। वो हाशिरा बनना चाहता था ताकि उसके भाई को उस पे गर्व हो, ताकि वो सानेमी से माफी मांग सके उस बात के लिए जो उसने पास्ट में सानेमी से कही थी। दोस्तों, इसके बाद हमें गेन्या की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। गेन्या बताता है कि उनकी माँ की हाइट बहुत कम थी और वो सुबह से शाम काम किया करती थी। उनका पिता एक बड़ा लेकिन बहुत बुरा इंसान था। किसी दुश्मन ने चाकू मार के उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन इन्हें इसका दुख नहीं था क्योंकि उसका फादर अक्सर ही गेन्या और उसके भाई बहनों को मारा करता था। गेन्या की मदर हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी। एक रात गेन्या अपने सभी भाई बहनों के साथ सोया हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी मदर अब तक घर नहीं लौटी थी। उसका बड़ा भाई सानेमी भी जगा हुआ था। सानेमी उनकी मॉम को ढूंढने बाहर जाने लगता है। गेन्या भी उसके साथ चलने को बोलता है, लेकिन सानेमी उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाता है और यहीं रुककर अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखने को बोलता है। सानेमी के जाते ही उनके बाकी भाई बहन भी जाग जाते हैं। काफी समय बीत जाता है। सुबह बस होने ही वाली थी, लेकिन उनकी मदर का कोई पता नहीं चला था, जिससे सभी को चिंता होने लगती है। तभी इन्हें गेट के बाहर किसी की आवाज आती है। सभी बच्चों को लगता है कि ये उनकी मदर है, तो वो उस ओर भागने लगते हैं, लेकिन उस अनजान परछाई को देखकर गेन्या बोलता है कि दरवाजा मत खोलो, वो शायद मां नहीं है। तभी दरवाजा टूट जाता है और वो डीमन गेन्या के चारों भाई बहनों पर पंजा मार देता है, जिससे उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है। वो डीमन गेन्या पर भी पंजा मार के उसका चेहरा काट देता है और सीलिंग से चिपक जाता है। अंधेरे की वजह से गेन्या को समझ नहीं आता कि ये कोई जानवर है या कोई भेड़िया। वो डीमन अब गेन्या को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी सानेमी उस डीमन को पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। गेन्या रोते हुए अपने सभी भाई बहनों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब मर चुके थे। गेन्या अब डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से बाहर निकलता है। सूरज उगने लगा था और रास्ते में गेन्या सानेमी को देखता है, जो खून से सना हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और ठीक सामने उनकी मदर का कटा हुआ शरीर पड़ा था। गेन्या रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेता है और सानेमी से पूछता है कि उसने उनकी माँ को क्यों मारा और उसे बार बार खूनी भी कहता है। वहीं सानेमी सदमे में चुपचाप खड़ा था क्योंकि सूरज उग गया था, तो उनकी माँ का शरीर राख बनकर उड़ जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। गेन्या अपने भाई से माफी मांगता है, उसे भला बुरा कहने के लिए, जबकि वो जानता था कि असल में क्या हुआ था। जिसे उसने भेड़िया समझा था वो कोई और नहीं बल्कि उनकी मदर थी, जो कि डीमन बन गई थी और सानेमी ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मदर को मार दिया था। जब सानेमी को पता चला होगा कि उनकी माँ ही डीमन है, तब उसे कैसा लगा होगा, उस पर क्या गुजरी होगी अपनी प्यारी माँ को मारते हुए। गेन्या को फिर एक और दिन की बात याद आती है, जब वो और सानेमी कुछ सामान लेकर लौट रहे थे। सानेमी गेन्या से कहता है कि उनके फादर नहीं रहे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फादर के बिना सबको अकेलापन महसूस होगा, इसीलिए अब उसे और गेन्या को ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर गेन्या बोलता है कि वो तो हम हमेशा से ही करते आए हैं, जो सुनकर सानेमी मुस्कुराने लगता है। गेन्या अब मन में सोचता है कि वो अपने भाई से माफी मांगे बिना ही मरने वाला है और उसके भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो आखिरी चीज है जो वो मरने से पहले याद कर रहा है। गेन्या ये भी कहता है कि वो नाकारा है क्योंकि उसे कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करना नहीं आता, जिससे वो कभी हाशिरा नहीं बनेगा, यानी कि उसे दूसरे हाशिरा मतलब अपने भाई से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की पर उससे नहीं हुआ। उसे सानेमी की कही बात याद आती है कि तुम जैसा कमजोर मेरा भाई नहीं हो सकता, डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दो। गेन्या रोते हुए सोचता है कि सानेमी ने उससे ये क्यों कहा।
अब गेन्या मरने ही वाला था कि उसे तांजीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हार मत मानो, और फिर तांजीरो सेकिडो का वो हाथ काट कर गेन्या को बचा लेता है। तांजीरो आगे कहता है कि कोशिश करते रहो लेकिन कभी भी हार मत मानना, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, तुम्हें हाशिरा बनना है ना। तभी आजेत्सु तांजीरो के पीछे आ जाता है और उस पर अपने भाले से एक जानलेवा अटैक करता है, लेकिन तांजीरो देखता है कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। असल में गेन्या ने सामने आकर तांजीरो को बचा लिया था और उस अटैक की वजह से गेन्या के शरीर में कई सारे छेद हो गए थे। गेन्या किसी तरह बोलता है कि मैं उस डीमन का गला नहीं काट पाया, तो अब ये काम तांजीरो तुम्हें करना होगा। गेन्या की बात सुन तांजीरो उस 5वें डीमन को ढूंढने लगता है जो कि चूहे की तरह जंगल में भागता जा रहा था, लेकिन तांजीरो उसका पीछा करते ही रहता है और जैसे ही हांटेंगू खुली जगह में आता है तांजीरो उसका गला काटने के लिए अपनी तलवार उठा लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको गेन्या और सानेमी की बैक स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमें इस एपिसोड में पता चला है कि हांटेंगू का एक 5वां रूप भी है जो कि उसकी मेन बॉडी है। वहीं गेन्या को ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करना नहीं आता, इसीलिए वो शॉटगन यूज करता है। लेकिन गेन्या डीमन कैसे बन गया था? क्या वो जिंदा बचेगा? और क्या तांजीरो उस छोटे हांटेंगू को मार पाएगा? ये तो हमें आगे के ही एपिसोड में पता चलेगा, तो उसे मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।